क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमेरिका की फौज युद्ध जीतने में हमेशा नाकाम क्यों होती है? ऐसा कैसे होता है कि दुनिया की सबसे वेल फंडेड, टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड और सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले देश की फौज युद्ध में उसका जो परफॉर्मेंस है उसे एवरेज टू बिलो एवरेज ही का दर्जा दिया जा सकता है? ऐसा क्यों होता है कि 1 ट्रिलियन का बजट लिए हुए ये आर्मी दुनिया में कोरिया से लेकर के वियतनाम तक, इराक से लेकर के अफगानिस्तान तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ऑलमोस्ट हमेशा नाकाम होती है? क्या कारण है इसका? कभी सोचा है आपने? आज इसी पर चर्चा करते हैं। फंडामेंटल बात तो यह है कि अमेरिका की फौज का जो संगठन है, जो मोटो है, जो रीजन है, वो युद्ध जीतना है ही नहीं। अमेरिका की आर्मी का मकसद सिर्फ एक है, खूब खर्च करना। और इतना खर्च करके वो प्रॉफिट कमाती है अमेरिका की वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो अमेरिका की जो सेना है वो देखने में तो बहुत स्ट्रांग लगती है, लेकिन असल में एक पेपर टाइगर है, सफेद हाथी है। हॉलीवुड में अच्छी मूवीज बनाने के लिए मटेरियल बहुत बढ़िया देती है, लेकिन युद्ध के मैदान पे उसका परफॉर्मेंस हमेशा वांटिंग यानी अनुमान से कम रह जाता है। हिंदी में कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान, और शायद ये अमेरिकन आर्मी के ऊपर अक्षरशः यानी वर्बैटिम लागू होती है। अमेरिकन मिलिट्री का जो बजट है पिछले साल का, वो है लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 100 लाख करोड़ रुपए, यानी एक के बाद 14 शून्य। अब इसके बारे में ये नंबर समझाऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यानी दुनिया की कुल मिलिट्री स्पेंडिंग का लगभग 40% अकेले अमेरिका करता है, यानी लगभग आधा सिर्फ एक ही देश की मिलिट्री कर रही है। और इस बजट से बनते हैं B-2 बॉम्बर्स, F-22 रैप्टर्स, F-35 फाइटर्स, टॉमाहॉक मिसाइल्स, B-1 लैंसर बॉम्बर्स, F-16, F-15 थर्ड डिफेंस सिस्टम और दुनिया भर की इंप्रेसिव दिखने वाले हथियार। कागजों पर, प्रेजेंटेशंस में, स्पेसिफिकेशन शीट में ये बड़े अच्छे दिखते हैं, सब कुछ टॉप क्लास लगता है ये तो परफेक्ट है। लेकिन असली कहानी कागजों पर नहीं दिखती। युद्ध का मैदान और कागज का टुकड़ा अलग अलग चलते हैं। और अब सरफेस के नीचे चलते हैं कि असल कहानी क्या है, और समझते हैं अमेरिका के जो मिलिट्री बजट है, डिफेंस बजट है, उसे वॉर बजट बोलते हैं, वो उसके पीछे की एक गहरी और काली सच्चाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर आप बोल सकते हैं, लगातार कई सालों तक अपना ऑडिट नहीं पास कर पाया। यानी कि जिस प्रकार से भारत में टेलीकॉम घोटाला सीएजी के ऑडिट में पकड़ा गया था, उसी प्रकार से अमेरिका का जो वॉर डिपार्टमेंट है या डिफेंस डिपार्टमेंट है, वो अपने ऑडिट में लगातार फेल हो रहा है। यानी एक गहरा घोटाला या मिसमैनेजमेंट तो साफ दिख रहा है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घोटाले का जो नंबर है वो है $2.5 ट्रिलियन, यानी $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा अनअकाउंटेड है। अमेरिका में पता ही नहीं है कि डिफेंस के नाम पर करी गई ये स्पेंडिंग असल में खर्च कहां पर हुई। वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं साहब, पता नहीं कहां चला गया, गायब हो गया। $2.5 ट्रिलियन कितना होता है? ये कितना होता है अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं $1 ट्रिलियन कितना होता है। $1 मिलियन में होते हैं 10 करोड़ रुपए। $1,000 मिलियन का होता है 1 बिलियन, यानी $1 बिलियन में होंगे 10,000 करोड़ रुपए। $10 बिलियन में इस हिसाब से होंगे 1 लाख करोड़ रुपए, और $1 ट्रिलियन में यानी 1,000 बिलियन में होंगे 100 लाख करोड़ रुपए। फिर से सुनते हैं, 100 लाख करोड़ रुपए, यानी एक के बाद 14 शून्य। और अब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करिए। इतना सारा पैसा अनऑडिटेड है, मिसिंग है, आप इसको घोटाला भी बोल सकते हैं। और अमेरिका के रक्षा विभाग में ये पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। इसको अगर रेफरेंस में डालें तो ये भारत के पूरे साल के जीडीपी का लगभग 60% है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। 60% ऑफ दैट जीडीपी इज द घोटाला इन अमेरिका का वॉर डिपार्टमेंट। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा अनअकाउंटेड वेल्थ है यूएस वॉर डिपार्टमेंट। अब सोचिए, जिस सिस्टम को अपने खुद के इतने भारी भरकम पैसे के बारे में पता ही नहीं कहां गया, वो ग्लोबल लेवल पर कॉम्प्लेक्स वॉर्स को कैसे इफेक्टिवली लड़ सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम इससे भी डीप है। अगर आपको लग रहा है ये अनऑडिटेड घोटाला टाइप का दिखने वाला $2.5 ट्रिलियन प्रॉब्लम है, तो अभी आप उस गहराई पर पहुंचे नहीं है जहां मैं आपको अब ले जाऊंगा। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग फेलियर है ही नहीं, ये एक डिजाइन फेलियर है। नॉर्मल मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को अगर सिंपल तरीके से समझें तो वो एक पिरामिड की तरह होते हैं। सबसे नीचे आते हैं फाइटिंग कोर, जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि सोल्जर्स सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, सबसे ज्यादा स्केलेबल रिसोर्स होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स में होते हैं। उनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से संख्या में बढ़ा सकते हैं, हर टेरेन में डिप्लॉय कर सकते हैं। इनके ठीक ऊपर आते हैं टैंक्स और आर्टिलरी। ये सोल्जर्स से कम संख्या में होते हैं, भारी भरकम होते हैं, सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं अपनी फायर पावर को बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर आती है नेवी, वो भी काफी एक्सपेंसिव होती है। आपके नंबर ऑफ शिप्स बहुत कम होते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव एसेट है ये। और उसके भी ऊपर होती है एयर पावर, यानी फाइटर्स, जेट, बॉम्बर्स और एडवांस सिस्टम्स। ये सबसे महंगे रिसोर्सेज होते हैं, और इनको चलाने का जो खर्च है वो भी कहीं ज्यादा होता है। इनमें फ्यूल का एक्सपेंस ज्यादा होता है, बॉम्ब्स महंगे होते हैं, और इनके ऑपरेशंस कठिन होते हैं। अगर कोई लॉस हुआ तो वो एक बड़ा कॉस्ट होता है। दुनिया भर की आर्मी इसी को आइडियल स्ट्रक्चर मानती है। जितना आप ऊपर जाते हैं, हथियारों का संख्या घटती जाती है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वो उतने महंगे हो जाते हैं ऑपरेट करना और ओन करना दोनों में। इसलिए आप ऊपर के लेयर्स का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका की आर्मी इसका एकदम विपरीत, उल्टा पिरामिड में चलती है। बेस में बन चुका है एक्सपेंसिव सिस्टम,
फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यानी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन ही हाई कॉस्ट एसेट पे टिकी हुई है। इनफैक्ट शायद बनाया ही इसको इसलिए गया है ताकि छोटी सी लड़ाई में भी खर्चा भारी भरकम हो, और इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली वही होता है जो शायद इंटेंडेड है। हर मिशन बेहद महंगा होता है, हर रिस्पॉन्स बहुत महंगा होता है। मिशन के बारे में तो हम देख ही चुके हैं, 20 लाख का ड्रोन उड़ाने के लिए 40 करोड़ का इंटरसेप्शन मिसाइल लगती है। अब ये इक्का दुक्का ड्रोन को मारना हो या एक दो मिसाइल को मारना हो तो इस खर्चे को आप देखेंगे ही नहीं, ये गायब हो जाएगा कहीं बैलेंस शीट में। लेकिन अगर जो सामने का प्रतिद्वंदी है वो धराशायी ना हो और लगातार आप पर अटैक्स करता रहे और आपको उसके खिलाफ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस लंबे समय तक जारी रखने हो, तब प्रॉब्लम असली दिखनी शुरू होती है। आप हर छोटे एंगेजमेंट में अपने अपोनेंट से 100 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, और वॉर सिर्फ वेपन से नहीं जीती जाती, वॉर जीती जाती है वॉर को सस्टेनेबली परस्यू करने से, यानी वॉर को आप कितने समय तक भीषण रूप से लड़ सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी है जहां हर मूव आपको फाइनेंशियली ड्रेन करती रहे, तो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम बैटलफील्ड पे नहीं बजट पर दिखनी शुरू हो जाती है, और वही हो रहा है अमेरिका में। और यही है इस इन्वर्टेड पिरामिड के फॉर्मूले का सबसे बड़ा फ्लॉ। अब सवाल यह है कि ये तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये अमेरिका को बात पता नहीं है? क्या अमेरिका के डिफेंस प्लानर्स को इस बात का ज्ञान नहीं है? बिल्कुल है। तो सवाल अब यह है कि फिर भी ऐसा क्यों कंटिन्यू कर रही है अमेरिकन आर्मी? यूनाइटेड स्टेट्स में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां करती हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली वही करती हैं। यानी उनका प्राइमरी गोल ये नहीं होता कि मुझे युद्ध जिताना है अपने देश को, उनका प्राइमरी गोल होता है मुझे अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, मुझे पैसा बनाना है। कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, ये सब वेपन सिस्टम से बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स कमा रही हैं। लेकिन ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं है, इनका एक घनिष्ठ रिश्ता है यूएस की पॉलिटिक्स से। अमेरिका के पॉलिटिशियंस के इलेक्शन कैंपेन्स को ये फंड करती हैं लॉबी कैंपेन्स के द्वारा, और फिर उनसे पॉलिसीज, बजट्स और प्रोक्योरमेंट डिसीजंस ये सब कुछ इनडायरेक्टली शेप कराती हैं। अमेरिका में सेनेटर से लेकर के कांग्रेस पीपल यानी उनके सांसद तक और इवन प्रेसिडेंट तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति कभी भी हुआ होगा जिन पर इन वेपन कंपनीज का कोई एहसान ना हुआ हो। यानी कंपनीज वेपन बनाती हैं, आर्मी उन्हें खरीदती है, और फिर उन वेपन्स को एक्सपेंड करने के लिए हर छोटे बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। वॉर में इन वेपन्स का जरूरत से 100 टाइम्स ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे शहरों या छोटे छोटे देशों के ऊपर इतने बम गिराए जाते हैं जितनी उनकी जीडीपी भी नहीं होती। इनफैक्ट ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक महीने के अंदर अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतने हथियार गिराए हैं जितना ईरान की जीडीपी 6 महीने में कमाती थी। एनिमी का जो डिस्ट्रॉय होता है वो होता है, शायद वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको मतलब इस बात से है कि जो बम हमने बनाए हैं साहब उनको यूज कर डालो, इसलिए ताकि हम नए बम आपको बेच पाएं। यानी एक पूरा लूप बन जाता है। कंपनीज हथियार बनाती हैं, उससे प्रॉफिट कमाती हैं, आर्मी उनको खरीदती है, पॉलिटिकल लोग इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे खरीदारी होती है, आर्मी को जबरन उन युद्ध में भेजा जाता है जहां देश का कोई फायदा नहीं होता, आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो जबरदस्त मात्रा में ऑर्डिनेंस यानी आयुध गिराए, और फिर आयुध और हथियारों को रिप्लेस करने के लिए नए ऑर्डर महंगे रेट पर फिर से उन कंपनीज को दे दिए जाए। कंपनीज वो हथियार बनाए जिससे शेयर होल्डर्स को फायदा हो और पॉलिटिशियंस की जेब में भी पैसा जाए, और इसी प्रोसेस को अमेरिका में कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बड़े बड़े राष्ट्रपति इस डेंजर से अवगत नहीं थे। इस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का जो शुरुआत थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चालू हुई, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जारी रहा और अमेरिका की पॉलिटिक्स और अमेरिका की मिलिट्री और विश्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी बना। इस बात को समझने वाले सबसे शायद पहले व्यक्तियों में से एक थे अमेरिकन राष्ट्रपति खुद, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर। आइजनहावर एक सोल्जर थे, जनरल थे, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, और इसीलिए वो वॉर की कॉस्ट, ह्यूमन इंपैक्ट और इमोशंस और कॉन्सिक्वेंसेस को भली भांति समझते थे। 1961 में अपने फेयरवेल एड्रेस यानी अपने 2 टर्म के जो फेयरवेल एड्रेस था, 8 साल वो प्रेसिडेंट रहे, अपने अंतिम एड्रेस में उन्होंने कहा कि अमेरिका को मैं चेतावनी देता हूं, मिलिट्री, डिफेंस कंपनीज और पॉलिटिक्स अगर एक साथ जुड़ गए तो ये डेमोक्रेसी और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पूरी दुनिया में अशांति फैला सकते हैं। ये अमेरिकन राष्ट्रपति थे, उनका साफ कहना था ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल हो सकता है कि वॉर डिसीजंस अब नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होंगे बल्कि कुछ लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ड्रिवन होंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये पूरी बात ड्वाइट आइजनहावर तक ही सीमित नहीं रही। ड्वाइट आइजनहावर के जस्ट बाद प्रेसिडेंट बने अमेरिका के मोस्ट कैरिज्मेटिक प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी के काल में एक बहुत बड़ा भीषण जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आया, आप शायद उससे अवगत होंगे, और वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सोवियत संघ ने क्यूबा, जो छोटा सा देश है अमेरिका की कोस्ट से महज 150 किलोमीटर दूर, वहां पर न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स रखनी शुरू कर दी, स्टोरेज करनी शुरू कर दी। अमेरिका में जब सोवियत मिसाइल्स के क्यूबा में रखे जाने की बात आई तो पूरे अमेरिका में एक तरह का पैनिक का माहौल आ गया, क्योंकि अब अमेरिका के पास जो रिस्पॉन्स टाइम था वो मिनटों से घट करके सेकंडों में आ गया। यानी अमेरिका कंप्लीटली सोवियत गिरफ्त में आ जाता अगर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सॉल्व ना किया जाता और मिसाइल्स को क्यूबा से हटाया नहीं जाता।
यहीं पर मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स हरकत में आया और प्रेसिडेंट केनेडी को बार बार इस बात के लिए उत्तेजित किया गया, प्रेरित किया गया और उनसे पब्लिकली ये अपील करी गई कि आप सोवियत संघ के साथ एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट शुरू करिए, यानी जंग शुरू करिए दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच। ऐसी जंग जिसका अंत पूरी दुनिया का, पूरी संसार का न्यूक्लियर विंटर जैसा अंत हो सकता था। प्रेसिडेंट केनेडी लेकिन एक वॉर मॉन्गरर नहीं थे, वो एक हॉकिश व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने इस क्राइसिस में युद्ध को शुरू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया गया, बिना किसी हथियार के फायर किए हुए। किसी की जान नहीं गई इसमें। सोवियत ने अपनी मिसाइल वहां से निकाल ली और बदले में अमेरिका ने टर्की से अपनी मिसाइल्स को विड्रॉ कर लिया। प्रेसिडेंट केनेडी के इस स्टेप से दुनिया में शांति आनी शुरू हो गई और यह बात मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के प्रॉफिट मोटिव के खिलाफ जा रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी वियतनाम युद्ध जो समय बढ़ता जा रहा था उससे पीछे हटना चाहते थे। इस प्रकार के शांति प्रिय प्रेसिडेंट का सत्ता में रहना खतरनाक हो सकता था। और अब ऐसा कहा जाता है, ये एक स्पेकुलेशन है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक वाइड सर्कल इस बात को बोलता है कि प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी का जो असैसिनेशन हुआ, वीडियो में सबके सामने हुआ, वो असैसिनेशन इन्हीं दो इवेंट से लोग जोड़ते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसका अभी कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है। जॉन एफ केनेडी के असैसिनेशन से रिलेटेड फाइल्स का डिस्क्लोजर अभी तक ढंग से अमेरिकन सरकार ने नहीं किया है। तो ऐसा क्या है जो अमेरिका की सरकार पिछले 60 साल से छुपा रही है? और यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं हमारे देश भारत से। भारतीय सेना का कोर प्रिंसिपल है राष्ट्र सर्वोपरि, यानी राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। नेशन इज सुप्रीम, यानी राष्ट्र सबसे ऊपर है और सब कुछ उस राष्ट्र के तले ही है। हमारे अपने प्राण भी उस राष्ट्र के तले ही हैं, उस राष्ट्र को ही समर्पित है। लेकिन अमेरिका की आर्मी ऐसे किसी मोटो में बिलीव नहीं करती। उनका सिर्फ एक ही अप्रत्यक्ष बिना कहा हुआ मोटो है और वो है मुनाफा सर्वोपरि, यानी कुछ वेपन मैन्युफैक्चरर्स का मुनाफा ही हमारा सबसे बड़ा गोल है। जितना युद्ध लड़ोगे, जितना आयुध स्पेंड करोगे, जितने हथियार गिरेंगे, उतना ही ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बनेगा और यही हमारा मकसद है। और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। अमेरिकन आर्मी का इंसेंटिव टू फाइट ही विकृत है, उसमें एक तरह की बीमारी है और इसी वजह से जो आउटकम है वो हमेशा बदल जाता है। ऐसी कंडीशन में आर्मी सिर्फ एक फोर्स नहीं बन जाती, वो एक बन जाती है इकोनॉमिक मशीन। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं मर्सिनरी, यानी भाड़े पर अवेलेबल सोल्जर्स। और यही रीजन है कि यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ऑलमोस्ट हमेशा किसी न किसी वॉर में जुड़ी रहती है, बनी रहती है, लेकिन कभी ऐसा होता ही नहीं है कि उसे अपनी इंटेंडेड जो सफलता है, जो विक्ट्री है, वो हासिल हो पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बहुत कम वॉर डिक्लेयर किए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 1991 से 2022 के बीच ही 250 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए। यानी ये आइसोलेटेड वॉर नहीं थे, ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न था, एक इकोनॉमिक नीड थी उन कंपनीज की जो हथियार बनाती हैं और पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति मिलिट्री ऑपरेशंस डिक्लेयर करते हैं, वॉर शुरू होता है, दोनों तरफ से लोग मरते हैं। जब उनके सोल्जर्स कॉफिन में वापस आते हैं तो अमेरिकन पब्लिक का गुस्सा फूटता है और फिर उसी गुस्से को इस्तेमाल करके टैक्स पेयर, यानी उन्हीं लोगों का पैसा, नए वेपन्स और नए हथियारों के ऑर्डर देने में लगा दिया जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का साइकिल है और जिसमें लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सिर्फ एक पेंच है। कई बार ये साइकिल और भी शॉकिंग तरीके से सामने आता है। 2021 में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के अंडर अफगानिस्तान से निकलते समय अमेरिकन आर्मी ने लगभग 7 बिलियन यानी 70,000 करोड़ का मिलिट्री इक्विपमेंट वहीं छोड़ दिया, जिसमें शामिल थे 4.25 लाख से ज्यादा वेपन्स और करीब 50,000 व्हीकल्स और 160 से भी ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। ये सब के सब बाद में अमेरिका के ही दुश्मन तालिबान के हाथ लग गए। अब सवाल था कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना स्पेंडिंग और रिजल्ट क्या? वॉर जीती? बिल्कुल भी नहीं। तालिबान के बदले तालिबान आ गए और तालिबान जो नए आए उनके पास अमेरिकी हथियार भी आ गए। इसी तरीके से इराक का वॉर, वियतनाम का वॉर, हर जगह पैटर्न सेम है। जबरदस्त स्पेंडिंग करो, शॉर्ट टर्म डोमिनेंस, सारे हथियार उड़ेल दो और फिर कोई लॉन्ग टर्म कंट्रोल या लॉन्ग टर्म विक्ट्री का प्लान ही नहीं है। और ये सिर्फ वॉर तक सीमित नहीं है। जनवरी 2026 में यूएस ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया, आप सबने सुना, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोला मडूरो और उनकी वाइफ को कैप्चर किया गया, किडनैप किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको पता है इस किडनैपिंग ऑपरेशन पर अमेरिका ने कितना खर्च किया? सिर्फ एक ऑपरेशन पे, सिर्फ 2 लोगों को किडनैप करने के लिए $3 बिलियन, 30,000 करोड़ रुपए। और 30,000 करोड़ तो वेनेजुएला फिरौती भी नहीं देगा मडूरो के खिलाफ। यानी प्रॉब्लम हथियार में नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में भी नहीं है, प्रॉब्लम तो सिस्टम के डीएनए में है। जब सिस्टम प्रॉफिट पर चलता है तो वॉर खत्म नहीं होती, वॉर सिर्फ इंटेंस होती है, लंबी चलती है और तब तक चलती है जब तक वॉर से मुनाफा कमाते रहेंगे कुछ लोग। वॉर जीतना तो सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक स्टेज शो है। स्टेज के पीछे सिर्फ खर्च बढ़ाने का ही मकसद है। अब तक ये स्ट्रैटेजी काम कर रही थी क्योंकि जिन देशों पर यूनाइटेड स्टेट्स अटैक करता था वो एक्चुअली में कमजोर थे, छोटे देश थे, छोटी सी आर्मी थी। इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करना उनकी बस की बात ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और अगर आदमी को जुए खेलने, सट्टा लगाने का लालच एक बार लग जाए, लत लग जाए, तो वो लत बढ़ती ही जाती है। और अमेरिका की लत शायद इस बार उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पर
उसे उल्टा असर देखना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार उसका सामना था ईरान से। अमेरिका का ये मानना था कि ईरान एक बहुत कमजोर देश है जो 30 साल से सैंक्शंस में है, जिसके ऊपर इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अमेरिका के खिलाफ अगर उसके सुप्रीम कमांडर को उन्होंने पहले दिन ही मार दिया। लेकिन अब पहली बार अमेरिका को मिल रहा है एक रियल रेजिस्टेंस, और शायद इसी वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वॉर से बाहर निकलने की रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि जितना भी खर्चा कर सकते थे वो कर चुके। $200 बिलियन का खर्च कर दिया उस पूरी युद्ध ने अमेरिका की वॉर कंपनीज के प्रॉफिट के लिए। लेकिन अब ईरान उन्हें युद्ध भूमि से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। बरैया के छत्ते में हाथ डालने के बाद बरैया डिसाइड करेगी कि कब अटैक खत्म होगा, और इस समय ट्रंप ने बरैया के छत्ते में ही हाथ डाल दिया है। प्रॉब्लम सिर्फ बैटलफील्ड की है ही नहीं, प्रॉब्लम अब सिस्टम के अंदर भी आ गई है। आज यूएस की मिलिट्री एक सबसे बड़े मोटिवेशनल क्राइसिस से गुजर रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि सोल्जर्स के बीच फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि इंटरनल डिसिप्लिन भी प्रभावित हो रहा है। अमेरिका की आर्मी का डिसिप्लिन सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि यूएस सोल्जर्स इस वॉर को लेकर के खुद डीपली डीमोटिवेटेड है, ब्रोकन है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो लड़ किस लिए रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं। ईरान अमेरिका पे अटैक नहीं करने वाला, ये बात जग जाहिर है, तो हम किस लिए लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि वो वजह हमारी तरह राष्ट्र सर्वोपरि तो नहीं है। और यही एक बड़ा डिफरेंस है। कई सोल्जर्स के लिए ये वॉर कोई आइडियोलॉजिकल फाइट है ही नहीं, ये कोई नैतिक लड़ाई ही नहीं है। आपको पता है आप गलत साइड से लड़ रहे हो, और आप जिनको मार रहे हो वो ज्यादातर इनोसेंट्स हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोल्जर्स यंग होते हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स। अमेरिका में महिलाएं भी होती हैं फाइटिंग कोर में काफी भारी संख्या में। ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिलिट्री करियर को चूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको राष्ट्र से प्रेम है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिलिट्री करियर एक करियर पाथवे है। अधिकतर लोग जो अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करते हैं वो किसी और करियर को परस्यू करना चाहते हैं। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई लॉ करना चाहता है। लेकिन अमेरिका में एजुकेशन बहुत महंगा होता है। अगर आप अमीर नहीं हैं, आपके पिताजी अमीर नहीं हैं, तो आप खुद के दम पे ये फीस पे नहीं कर सकते। और इसी कॉलेज एजुकेशन को फंड करने के लिए बहुत सारे बच्चे और बच्चियां अमेरिका की आर्मी ज्वाइन करते हैं, ताकि यहां से निकल करके वो अपनी डिग्री करें और डिग्री करने के बाद एक बेहतर प्राइवेट सेक्टर में शांत जॉब पा सकें। उनका प्राइमरी मोटिवेशन राष्ट्र को सर्व करना नहीं है, सिर्फ मिलिट्री करियर को सर्वाइव करना है और फिर उसके बाद अपनी करियर ग्रोथ को देखना है। ऑन द अदर हैंड, ईरान जैसे देशों में जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ाई सर्वाइवल आइडियोलॉजी के लिए है, नेशनल आइडेंटिटी के लिए है, हो सकता है धर्म के लिए भी हो। और यही सबसे बड़ा फर्क है। जब एक साइड प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म करियर के लिए लड़ रही है, वहीं दूसरी साइड कन्विक्शन, सर्वाइवल और बिलीफ के लिए लड़ रही है। और यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बैटलफील्ड पर साफ दिखता है। ऐसी सिचुएशन में वॉर सोल्जर्स के लिए मिशन नहीं रहता, एक बर्डन बन जाता है, बोझ बन जाता है। और यही कारण है कि ये वाला वॉर अमेरिका के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजिकली ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली भी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। कभी पर्सनल वेंडिटा यानी खुद की दुश्मनी है। ट्रंप कहते हैं ईरान ने मुझे मारने की कोशिश करी, कुछ नहीं पता क्यों करी, कब करी, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन करी, तो मेरे लिए ये एक रिवेंज है। कभी कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, कभी कहते हैं कि इजराइल का दबाव था। और इस सब के बीच वॉर शुरू हो जाती है। किसी को तेल वहां से निकालना है, किसी को हथियार वहां विस्फोट करना है। सब लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए खेल रहे हैं। और अमेरिकन सोल्जर, जो ऑर्डिनरी सोल्जर है, जो 25 साल का बच्चा होगा, लड़की होगा, वो इस पूरी लड़ाई में पिसता जा रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो ना कह सकता है, और ना ही वो इस युद्ध के खिलाफ खुले रूप से बोल सकता है। और इन सब के बीच वॉर शुरू हो चुका है, लोगों की जाने जा रही हैं, और उसे खत्म करना अब मुश्किल होता जा रहा है, इवन फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। कमेंट्स मुझे बताइए, इस पूरी कहानी से आपने क्या क्या सीखा? क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि अमेरिका के युद्ध प्रॉफिट मोटिव से होते हैं? क्या आपको यह भी लगता है कि अमेरिका की पॉलिटिकल पावर डिसाइड ही नहीं करती कि क्या अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, बल्कि अमेरिका की वॉर लॉबी और इंडस्ट्री, जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वो डिसाइड कर रहा है कि अमेरिका कौन सी युद्ध लड़ेगा और कितने समय तक लड़ेगा? क्या आपको अमेरिका के जो ऑर्डिनरी सोल्जर्स हैं उनके प्रति कोई सिंपैथी दिखती है कि वो इस लड़ाई में भी इसी भंवर में फंसे हुए हैं और वो तो बोल भी नहीं सकते? और क्या आपको लगता है कि अगर अमेरिका इसी फिलॉसफी से युद्ध लड़ेगा, यानी प्रॉफिट मेकिंग फिलॉसफी से युद्ध लड़ेगा, तो आज दुनिया में 16वीं सबसे पावरफुल आर्मी की जो रैंकिंग थी, वो ईरान की रैंकिंग थी, आज उससे वो संघर्ष कर रहा है। यानी 14 ऐसे देश हैं अमेरिका के अलावा जो इस रैंकिंग के ऊपर है। उनसे क्या वो कभी लड़ाई लड़के जीतने की उम्मीद भी रख सकता है? क्या ताइवान जैसी जगहों पर अगर अमेरिका चीन से भिड़ जाता है तो कोई चांस है अमेरिका का कि वो ताइवान को चीन के चंगुल से बचा सके? कमेंट से बताइए और एक्सप्रेस करिए आपके आइडियाज, हम सुनते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। हमें इस कम्युनिटी को और बढ़ाना है ताकि सटीक ज्ञान और राइट आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी को हम शेयर कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें। धन्यवाद।